मृत्यु से डरने वाले आपको कई मिलेंगे, पर कुछ लोगों से मौत भी कांपती है। बुज़दिल होने से या बुज़दिली दिखाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। यानी कि कभी भी डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। मुन्ने डर बिल्कुल सामने चलता रहता है और बिल्कुल अपना जो टारगेट है उसको कैप्चर करता है। हार से डरने वाले आपको कई मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हार भी कतराती है। आप आखिरी गोली तक लड़ेंगे। अगर आपकी गोलियां खत्म हो गई हैं तो आप हाथ पांव से लड़ेंगे। अगर आपके हाथ पांव टूट गए हैं तो आप अपने भूत से लड़ेंगे। मरने के बाद भी लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई में कोई सेकंड नहीं आ सकता, या तो जीते या तो मरते हैं। तो इट इज either the enemy or me। डर से डरने वाले आपको कई मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे उनसे जिनसे डर भी खौफ खाता है। अगर कोई बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। कमांड एंड कंट्रोल और फिजिकल फिटनेस और हुक्म का पालन, ये बहुत ही अच्छी तरीके से निभाता है। जितने ही विनम्र होते हैं ये उतने ही फिरोशियस होते हैं, उतने खतरनाक होते हैं। हमारा वॉर क्राई है जय माँ काली आयोग गोरखाली। जब हम इसको जोर से बोलते हैं जय माँ काली आयोग गोरखाली, हर एक व्यक्ति में इतना खून दौड़ता है। Gurkhas are the finest troops in the world। पूरी दुनिया में ऐसा कोई रेजिमेंट नहीं है जो गोरखा का जो टक्कर ले सके। मेंटली बहुत टफ है, कैसी भी सिचुएशन में उनको डाल दें वो उस सिचुएशन को ओवरकम करके हमेशा आगे बढ़ेगा। जनरली सब गुरखास अपने खुकरी से ऐसे काटेंगे दुश्मन को कि जैसे कोई नॉर्मल सब्जी काटता है। खुकरी शब्द बोलते ही उसके साथ में आपको एक गोरखा की शक्ल नजर आएगी, और जब आप गोरखा बोलते हैं तो उसके साथ में आपको खुकरी की शक्ल नजर आएगी। जस्तै तुफान जस्तै आओस् हामी एउटा टक्कर, हामी वीर नेपाली मान्छैन केको डर, हिमाचुली जय नेपाली छ बटल अमर, दाजुभाइ छ बटल अमर, नेपाली वीर हो, नेपाली वीर हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय वीरों की कहानियां लेकर एक बार फिर लौट आया है वंदे मातरम। 5वां साल है या 5वां सीजन है वंदे मातरम का, और इसीलिए क्योंकि भारत में कभी भी शौर्य की कहानियां खत्म नहीं हो सकती हैं। हमने आपको वो सारे युद्ध दिखाए जो भारत ने लड़े हैं। हमने आपको परमवीरों की कहानियां सुनाई, जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस होते हैं उनकी कहानियां सुनाई। लेकिन अब हम आपको जरा उन रेजिमेंट्स के बारे में भी बताएंगे जिनका नाम तो आपने बहुत सुना होता है, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है, ये वीरों में भी सबसे वीर माने जाते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो मौत से भी नहीं डरता वो है गोरखा। साहस के जितने भी शब्द गढ़े गए वो इनके सामने मायने खो देते हैं। निष्ठा के जितने भी रंग दुनिया में हैं, वो इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। हिम्मत का ऊंचा से ऊंचा पहाड़ इनके सामने बौना हो जाता है। ये ईमानदारी की मिसाल है, वफादारी का आदर्श है, बहादुरी की पराकाष्ठा है। वो रेजिमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपनी जान तक दे देगा। जब वो लड़ाई में जाता है वो ये नहीं जाता कि मेरे बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, वो है कि मैंने ये जीतना है, चाहे मेरे को इसके लिए कुछ भी करना पड़े। यूं तो भारतीय सेना का हर रेजिमेंट, हर यूनिट, हर टुकड़ी, हर दस्ता दुनिया में सबसे निराला है, पर यह भी सच है कि हर एक रेजिमेंट की अपनी ऐसी खासियतें होती हैं जो दूसरी किसी में नहीं होती। और गोरखा रेजिमेंट की सबसे बड़ी खासियत है इनका आदर्श वाक्य, कायर हुनु भन्दा मर्नु राम्रो। मतलब गोरखा वो होता है जो मरने से नहीं डरता है। कायर होने से मरना अच्छा, यानी कि कभी भी डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। गोरखा ने हर समय आगे बढ़ना सीखा है। वो दुश्मन को मारने से पहले अपने डर को मारते हैं।
डरने से बेहतर मर जाने को मानते हैं। ये इनका संस्कार है, इनकी परंपरा है। इनकी ट्रेनिंग का पहला उद्देश्य होता है डर पर जीत हासिल करना। गुरखा ट्रूप्स के लिए कहा जाता है किसी से डरते नहीं है। आप डरते हैं किसी से? कभी डरते थे? पहले ही डरता था, पर अब यहाँ फौज में आने के बाद मैं इतना नहीं डरता हूँ। और जब आगे और ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी मैं डरना छोड़ दूंगा। चाहे आप इधर के किसी भी रिक्रूट से पूछो, वो अभी फौजी नहीं है, अभी सीख रहे हैं। जैसे हमको पता है बूंद बूंद से सागर बनता है, तो अभी हम लोग अभी बूंदी है, सागर अभी बने नहीं है। जब हम सागर बन जाएंगे तब हम पक्का फौजी बन जाएंगे। तो अभी आप पूछ सकते हो किसी से भी कि वो डरते हैं कि नहीं। वो लोग बेशक वो लोग कहेंगे कि हम कभी किसी से भी नहीं डरते। सच में, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई रेजिमेंट नहीं है जो मतलब गोरखा का जो टक्कर ले सके। सुनने में अजीब है, असंभव भी, क्योंकि निडर होना एक बात है और निडर होने की ट्रेनिंग दिया जाना और बात। पर गुरखाओं को सचमुच इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। गुरखा रेजिमेंट के जिन रंग रूटों से हमारा परिचय कराया जा रहा था, ये बस कुछ हफ्तों पहले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज में शामिल हुए थे। कितने साल के थे तब पहली बार सोचा था आर्मी ज्वाइन करूंगा? जब मैं इतना बोल सकता हूँ कि छोटे से मैंने देखा है कि आर्मी लोग जब भी मतलब मार्च करते हैं या फिर कहीं जाते हैं, तो बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, उनको देख के सैल्यूट तो जरूर करते हैं। तो वो देख के मुझे मतलब वो आया, फीलिंग आया कि यहाँ इससे अच्छा जॉब, इससे अच्छा रिस्पेक्ट, इतना अच्छा पर्सनालिटी तो और कोई जॉब में नहीं है। आपकी उम्र क्या है? मैं 19। 18-19 साल की उम्र में शरीर को वज्र और सोच को सर्वशक्तिशाली बनाते इन योद्धाओं का सामना उनके खौफ से कराया जाता है। हथियार हाथ में हो तो कई लोग बहादुरी दिखा सकते हैं, लेकिन इन सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है अपने हाथों को हथियार बनाने के लिए। भारत के सबसे लोकप्रिय योद्धा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक दफा कहा था कि अगर कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गुरखा है। यहाँ पर जो गुरखा जवान है वो यही गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से चाहे कुछ हो जाए, डर इन्हें लगता नहीं है, वीर है, दुश्मन को धूल चटा ही देंगे। गुरखा ट्रेनिंग में ऐसी परिस्थितियों के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है जहां दुश्मन सशस्त्र हो, लेकिन वो खुद निहत्थे थे। बैक साइड से अगर आप अटैक करते हो, पहले कहाँ टारगेट करोगे? बैक साइड में। सबसे पहला आपका कौन सा है? सबसे ऊपर बेस ऑफ द स्कल। दुश्मन के शरीर का एक एक प्रेशर पॉइंट, एक एक कमजोरी उन्हें समझाई जाती है। हथियार चलाने से पहले वो हाथ चलाना सीखते हैं, साथ ही अपने शरीर के नाजुक हिस्सों का बचाव भी सीखते हैं। कई ऐसे हालात हमें पेश आते हैं जहाँ पर कि हमारे जो हथियार, जो हमारे गोला बारूद जो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में हमें दुश्मन के साथ बिना हथियार के भी लड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हमें उन रिक्रूट्स को अनआर्म्ड कॉम्बैट की लड़ाई पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि ऐसे मौके पर दुश्मन के साथ आसानी से वो लोहा ले सके और दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। वो बिजली की तेजी से ऐसे झपटते हैं कि दुश्मन अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो पल भर में दुश्मन को चित कर देते हैं, और ये किताबी बातें नहीं है। गुरखा योद्धाओं के बारे में मशहूर है कि वो एक भी गोली खर्च किए बिना मोर्चा मार सकते हैं। एक बार एक बहुत टफ ऑपरेशन के बाद में बड़ी मुश्किल से हमारे गुरखा जवानों ने जब फतेह पाई, तो उसके बाद में लास्ट में रिपोर्ट ली जा रही थी, तो अफसर बोलता है हमारी लैंग्वेज में कि कांचा कति मंशा हाने, कि कितने आदमी आपने मारे। तो गुरखा जॉनी सेज साहब 10 से उठा, यानी कि मैंने 10
दुश्मनों को मार दिया है। फिर ऑफिसर पूछता है अपनी कितनी कैजुअल्टी हुई, तो गोरखा जॉनी बोलता है एक भी नहीं। कहता गुड। एमुनेशन कितना खर्च हुआ, तो गोरखा जॉनी बोलता है एक भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, फुगरी से काम हो गया। रणभूमि में ये एक ऐसी क्षमता है जो बहुत काम आती है। इतिहास गवाह है कि उनसे जापान भी हारा है, जर्मनी भी हारा है, पाकिस्तान की तो बिसात ही क्या है। रणभूमि हो या आतंक के खिलाफ लड़ाई, सबसे कठिन ऑपरेशन के लिए इन्हें चुना जाता है। दुश्मन भी इनका मुरीद हो जाता है। ऐसी कुछ बात हिटलर ने कही थी कि उन्होंने हर कैंपेन में गुरखास की ब्रेवरी को, उनकी शौर्य को, उनकी करेज को देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उनका कहना सच है। अगर कई जगह कोटेशन दिया जाए कि काश मेरे पास गुरखा रेजिमेंट होती, या कहना कि मैं गुरखा रेजिमेंट होती मैं संसार पर विजय कर लेता, ये एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है कोई कहा नहीं जा सकता, पर उन्होंने गुरखा रेजिमेंट के, गुरखा बटालियंस के, ट्रुप्स के शौर्य के बारे में प्रशंसा आवश्यक की थी। कहानी तो ये भी है कि युद्ध भूमि में गुरखा टुकड़ियों के आने की खबर भर से दुश्मन दुम दबाकर भाग जाता है। गुरखा बटालियन ने जो हमला किया उसमें पाकिस्तानी ब्रिगेड ने उनके सामने सरेंडर किया, कि जो कि एक 1971 वॉर के लड़ाई का एक बहुत ही ग्लोरियस चैप्टर था। 1971 में तो कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि गुरखा जब हमले में आ रहे हैं और उनका जो आयो गुरखाली का नारा सुनते ही पाकिस्तानियों ने कई बारी अपने डिफेंस छोड़ के वो चले गए थे। 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पांव पसारने में लगी हुई थी। इस कारण नेपाल से उसके टकराव की स्थिति बार बार बनती थी। नेपाल अपने गुरखा सैनिकों के साथ खुद भी विस्तार में लगा हुआ था। 1767 में अंग्रेजों ने अपने 2500 सैनिक उन्हें रोकने के लिए भेजे, लेकिन कठिन इलाका, बीमारियों और गुरखाओं से मुकाबले में सारे के सारे अंग्रेज अपनी जान गंवा बैठे। गुरखाओं और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध छिड़ा 1814 से लेकर 1816 के बीच। तत्कालीन उत्तराखंड के नालापानी में कैप्टन बालभद्र कुंवर 600 लड़ाकों के साथ एक किले में मौजूद थे। किले को घेर कर खड़े थे 3500 अंग्रेजी सैनिक। उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी और गुरखाओं के पास अपनी हिम्मत। यही कोई 200 से अधिक सालों की बात है जब अंग्रेजों का सामना गुरखा सैनिकों से हुआ था। अंग्रेजों के पास आधुनिक वेपन्स और गुरखाओं के पास बहुत बुनियादी हथियार। मुट्ठी भर गुरखा और हजारों में अंग्रेज, लेकिन नाकों चने चबवा दिया था गुरखा सैनिकों ने। महीनों ये मुकाबला चलता रहा, पर अंग्रेज गुरखाओं को हरा ही नहीं पा रहे थे। सन 1814-1815 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरखा सेना के बीच में एंग्लो गुरखा वॉर लड़ी गई थी। इसी लड़ाई के दौरान जो फाइनल बैटल था वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मौलान, उसके मौलान फोर्ट में लड़ा गया था। जनरल अमर सिंह थापा के साथ जब भिड़ंत हुई तो जनरल अमर सिंह थापा ने एक छोटे से फोर्ट में कुछ हैंडफुल जवानों के साथ बहुत तगड़ा लड़ाई की। आखिरकार रसद खत्म होने पर गुरखाओं को बाहर आना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ हारे हुए योद्धाओं वाला सुलूक नहीं किया। वो गुरखाओं की वीरता को समझ चुके थे। उन्होंने सैनिकों से अंग्रेजी सेना में शामिल होने की पेशकश की और यहीं से शुरुआत हो गई एक गौरवशाली रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास की। धीरे धीरे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 10 गुरखा राइफल्स की स्थापना हुई। आजादी के बाद जब अंग्रेज वापस इंग्लैंड लौट रहे थे तो गुरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा किया। पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं और 9वीं गुरखा राइफल्स हिंदुस्तान में रहे। दूसरी, छठी, 7वीं और 10वीं गुरखा राइफल्स को अंग्रेजों ने साथ ले जाने का फैसला किया, पर बहुत बड़ी संख्या में गुरखा जवानों ने इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया। वो भारतीय फौज में रहना चाहते थे।
नतीजतन भारत को 11वीं गुरखा राइफल्स की स्थापना करनी पड़ी। इस बंटवारे के लिए भारत, इंग्लैंड और नेपाल के बीच बाकायदा एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया ताकि गुरखा हितों को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें इसका खास ख्याल रखा गया कि सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को हमेशा सर्वोपरि रखा जाएगा। यही वजह है कि गुरखाओं के युद्ध घोष में आज भी महाकाली की वंदना शामिल है। मतलब माता की जय, महाकाली की जय, और मैं गुरखा हूँ, मैं गुरखा सोल्जर आ गया हूँ आपके ऊपर। अगर आप देखा जाए तो काली की, दुर्गा की, शक्ति की बहुत वंदना होती है, बहुत पूजा होती है, और शिव को बहुत मानते हैं। जैसे आप जानते हैं पशुपतिनाथ बहुत बड़ा मंदिर है। सो काली की पूजा वो उनको शक्ति प्रदान करती है, काली उनको शक्ति प्रदान करती है। कई लोग दुर्गा माता के नाम से करते हैं। सो अलग अलग है, और ये जैसे मैंने कहा उनके में जोश पैदा करती है ये वॉर क्राई, जिससे वो खुखरी, चमकती खुखरी हाथ में पकड़कर बोलता है, जय महाकाली आयो गुरखाली। भक्ति में एक अजीब सी शक्ति होती है, और जब शक्ति के साथ जुड़ जाए भक्ति तो बनते हैं गुरखा। गुरखा जवानों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी तैनाती तक भक्ति की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। यूनिट में मंदिर की बहुत खास जगह, दुर्गा माता की आरती गाते हुए, देवी देवताओं की आराधना करते हुए ये सैनिक शक्ति का आह्वान करते हैं। सेना में भक्ति दरअसल एक जरिया होता है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग परिवारों से आए नौजवानों में एकजुटता की पहली अलख जगाने के लिए। फौज वाले इतने रिलीजियस, धार्मिक हो जाते हैं वक्त होते, तो अपने अपने भगवान की, अपनी अपनी देवी की हम सब पूजा करते हैं, और सर्वधर्म स्थल, और ये हमारा सिस्टम है कि कोई रिलीजन, हम हर रिलीजन को मानते हैं। भारत, इंग्लैंड और नेपाल के बीच हुए समझौते में भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जवानों की आस्था का ध्यान रखा जाए, और आज भी पूरी निष्ठा से उस परंपरा का पालन किया जाता है। मेरा नाम मेजर बेवन हो, वो यहाँ पर DRO साहब, यहाँ पर ऑफिसर कमांडर। गुरखा ट्रूप्स का सीनियर अधिकारी भले ही किसी भी इलाके से आता हो, उसे अपनी फौज की भाषा बोलनी आनी चाहिए। बाकी तो छोड़िए, अंग्रेज अफसर भी फर्राटे से गुरखाली बोलते हैं। फ्री को मतलब मैं यहाँ आऊँगा, एक पैसा चलाना पड़ता है, एक पैसा मिला देना पड़ता है। यहाँ तो सिलेक्शन फ्री है। गर्व महसूस करने की मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, बल्कि क्योंकि मैं अपने जवानों से अच्छी तरह खुद आराम से इंटरैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी भाषा सेम है। जैसे कि बाहर से ऑफिसर्स आते हैं, इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है इस लैंग्वेज कोर्स में, तो जब मेरे को उनके बारे में पता है, हमारा रहना सहना हमारा बचपन से वैसे ही सेम रहा है, तो उनको समझना उतना ही आसान रहता है, और उनको कमांड करना और भी ज़्यादा आसान। बोल दुर्गा माता की जय, जय, जय। अपने जीवन में कई बार हम परंपराओं का मतलब और उनकी अहमियत भूल जाते हैं, लेकिन एकता का जो सबक इसमें है वो अनुकरण करने वाला है। भारत माता की जय, 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 जय मां काली। इसी युद्ध घोष के साथ कभी कैप्टन मनोज पांडे ने दुश्मनों के पांव उखाड़े थे। इसी युद्ध घोष के साथ कभी कैप्टन सलारिया ने शहादत दी थी। इसी युद्ध घोष के साथ मेजर धन सिंह थापा ने 1962 की लड़ाई में हिंदुस्तानी शौर्य से चीनियों का परिचय करवाया था। इसी युद्ध घोष को सुनकर अच्छे अच्छों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। गुरखा जवानों की जो वीरता है वो आज की बात नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। और यहाँ पर भी जो ये वॉर मेमोरियल है, इस पर भी अगर आप देखेंगे तो 1878 से लेकर, और ये लगातार है, अंतहीन है, क्योंकि जब भी कहीं जरूरत होती है गुरखाओं से जरूर कहा जाता है कि आपकी तैनाती यहाँ पर रहे, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ जिस तरह की मेंटल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, वही कारण है कि परमवीर चक्र कैप्टन सलारिया हो या फिर मनोज पांडे हो, एक के बाद एक जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो यहाँ से निकलते ही रहते हैं।
जब दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन के क्षेत्र में जाकर आक्रमण करने की जरूरत पड़ी तो गुरखा जवानों के साथ ही चिन्नित्स यूनिट को तैयार किया गया था। भारत में दुश्मन के इलाके में घुसकर लड़ने वाली पहली फौज गुरखा थी। आजाद भारत में जिन्हें पहला अशोक चक्र सम्मान दिया गया था वो भी गुरखा रेजिमेंट से आते थे। गुरखा राइफल्स की अलग अलग टुकड़ियों ने विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, बड़े पैमाने पर विक्टोरिया क्रॉस समेत बहादुरी के पुरस्कार जीते। आजादी के बाद हुए हर युद्ध में गुरखा राइफल्स ने हिस्सा लिया है। 1971 के युद्ध के दौरान सिलहट की लड़ाई में गुरखा वो पहले भारतीय योद्धा बने जिन्होंने एक हेलीबॉर्न अटैक को अंजाम दिया, यानी हेलीकॉप्टर की सवारी करते हुए युद्ध किया। भारत से सरहदों की नजदीकी और संस्कारों का साझा इतिहास गुरखा रेजिमेंट में स्पष्ट झलकता है। एक समय पर नेपाल के जवान थे, अब भारत के पहाड़ी इलाकों के गुरखा जवान भी आते हैं। इसमें उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक के नौजवान शामिल हैं। गोरखा सोल्जर जो है एक पहाड़ी रहने वाले पहाड़ के हाईलैंडर्स हैं, पहाड़ में रहते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी स्टडी होती है, काफ़ी कठिन होती है और उसी कारण उनका बनावट जो है वो काफ़ी सुदृढ़ होता है, कठोर होता है। और जैसे कि आप जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो गोरखा सोल्जर हर किसी कंडीशन में अपने आप को ढाल देता है और हर किसी कंडीशन में अपने आप पर काबू रखते हुए दुश्मन पर विजय पा लेता है। गुरखाओं का पराक्रम ऐसा है कि ब्रिटिश आर्मी और भारतीय सेना के अलावा भी और देशों में इनकी उपस्थिति है। ब्रुनेई के सुल्तान के पास खास गुरखा रिजर्व यूनिट है, तो सिंगापुर के पास है अपना गुरखा कंटिंजेंट। लेकिन भारत में गुरखा रेजिमेंट की वीरता का दुनिया में कोई सानी नहीं। ये मातृभूमि की कसम उठाते हैं, मातृभूमि के लिए प्राण भी गंवाते हैं। गोरखा में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो सबसे बड़े साहसी होते हैं। उनको आप कोई भी मिशन दीजिए, कोई भी टास्क दीजिए और 100% वो इस टास्क को पूरा करेगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, किस जगह में क्या चीज़ अप्लाई करनी है, वो बैटलफील्ड का कौन सा प्लेस है, कौन सा सिनेरियो है, वो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से निभाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा करते हैं। और तीसरा, एक गोरखा सोल्जर की ऑनेस्टी, वो जो बोलेगा सत्य बोलेगा, जो करेगा सत्य करेगा। रुक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो हथियार जो पूरी दुनिया में केवल गुरखाओं के पास है। उसे चलाने का हुनर और अधिकार सिर्फ इन्हीं शूरवीरों के। वंदे मातरम में आप देख रहे हैं गुरखाओं की गौरव गाथा। गुरखा जवान जो देखने में बिल्कुल सरल लगते हैं, लेकिन जब दुश्मन से होता है सामना तो वो हो जाते हैं बिल्कुल खूंखार। ऐसे ही तो हैं गुरखा। दो चेहरे उनके, एक अनुशासन का चेहरा, दूसरा चेहरा विरोधियों के लिए खौफ का। चाहे आतंक निरोधी ऑपरेशन हो या दुनिया के किसी कोने में लड़ा जा रहा युद्ध, गुरखा का नाम सुनकर ही दुश्मन आधी जंग हार जाता है। कि अगर कोई बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। हम चाहे काउंटरजेंसी इलाका हो, चाहे गुथम गुथम का लड़ाई हो, उसमें गोरखा टूर्स अपने ईमानदार और वफादारी के साथ लड़ाई लड़ा जाता है। दुश्मन को पता लगे गोरखा यूनिट है तो उनके दिल में एक डर सा आ जाता है कि हाँ गोरखा है। गुरखा ट्रूप्स की कई अनूठी चीजें हमने आपको दिखाई हैं। अब देखिए उनका वो शस्त्र जो उनके सम्मान का प्रतीक है।
दुनिया में एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों का आविष्कार हो गया, नई तकनीक, नए उपकरण आ गए, लेकिन दुनिया के सारे हथियार एक तरफ, गुरखाओं की खुखरी एक तरफ। कहते हैं गुरखा की खुखरी रणभूमि में अगर एक बार मयान से निकल जाए तो बिना दुश्मन का खून पिए वापस नहीं रखी जाती। हमारी गोरखा सोल्जर को मानना है कि लड़ाई के मैदान में जब खुखरी एक बार निकलने के बाद दुश्मन की खून से रंगने के बाद ही वापस रखा जाता है। जनरली सब गोरखास अपने खुखरी से ऐसे काटेंगे दुश्मन को कि जैसे कोई नॉर्मल कोई भी चीज सब्जी काटता है। इट्स ए पार्ट ऑफ देयर हैबिट। गुरखा अपनी खुखरी को अपने सम्मान से जोड़कर देखते हैं, उसे अपनी इज्जत जितना बेदाग और चमकदार बनाकर रखते हैं, अपनी वफादारी और अपनी हिम्मत जितना धारदार बनाकर रखते हैं। इंडियन आर्मी की जो अलग अलग रेजिमेंट्स है, हर एक की अपनी अलग अलग पहचान है। जैसे मराठा रेजिमेंट है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोला जाता है, सिख रेजिमेंट है तो उनका वॉर क्राई है, तो इसी प्रकार की गुरखा रेजिमेंट जो पहचानी जाती है वो कुकरी से। अब जो गोरखास की खुखरी है उसका सीधा संबंध उनके धार्मिक विचारों पर है। गोरखा समझते हैं कि खुखरी शिव जी के त्रिशूल का एक भाग है और नेपाल में सबसे बड़ा देवता शिव जी को माना जाता है। गुरखाओं का इतिहास है खुखरी, गुरखाओं का सम्मान है खुखरी, गुरखाओं की पहचान है खुखरी। अगर उनके पास खुखरी ना हो तो वो खुद को पूरा नहीं समझते, और अगर उनके हाथों में खुखरी हो तो फिर दुश्मन पूरा यानी कि साबुत नहीं बच सकता है। मयान से निकली खुखरी देखकर दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। आइए हम आपको समझाते हैं खुखरी दुश्मनों के लिए इतनी खौफनाक क्यों है। देखने में कभी कटार कभी तलवार जैसी, लेकिन बारीकी से देखिए तो बहुत दिलचस्प। खुखरी की लंबाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका ढांचा कमोवेश एक जैसा ही होता है। ये है खुखरी। ये गोरखा सोल्जर का जाती हथियार है और इसका कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये लकड़ी वाले पार्ट्स जो पकड़ते हैं, जिसको बनेर कहते हैं। अच्छा। जो खुखरी रखा जाता है जिसको डाब कहते हैं। अच्छा, ये क्यों है? एक बार निकालिए ये पार्ट। ये पार्ट इसलिए है कि जब हम दुश्मन को ऊपर वार करेंगे उस समय कटने के बाद खून नीचे की ओर बहता है। अच्छा। उस दौरान खून बाहर निकल जाए ताकि हाथ में ना मतलब आए। यहाँ से ड्रॉप कर जाए। जी जी। हाथ में अगर आ गया खून तो? हाथ में खून आने पर उससे एक प्रकार की चिकनापन आ जाता है। अच्छा, स्लिपरी हो जाएगा। जी जी। खुखरी के साथ ही दो छोटे छोटे चाकू आपको और नजर आएंगे। इनका नाम है चकमक। ये मुख्य तौर पर खुखरी को धार देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये दो क्यों हैं? इसके अलावा लड़ाई के मैदान में हम दोनों चकमक को आपस में रगड़कर आग को पैदा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आग पैदा हो जाता है दोनों को घिसने से? इस प्रकार से घिसने से आग पैदा होता है। हर गुरखा सैनिक को दो तरह की खुखरी दी जाती है, एक हथियार के तौर पर प्रयोग वाली, दूसरी सेरेमोनियल यानी समारोह में इस्तेमाल वाली। लेकिन ये एक मल्टीपर्पस हथियार है जो हर मुश्किल में काम आती है। जंगल में बहुत झाड़ी होता है, झाड़ झंझार होता है, उसको काटने के लिए खुखरी का इस्तेमाल होता है। फिर जंगल में कई बार जिंदा रहने के लिए हमको जंगल से खाना निकालना पड़ता है, उसके लिए जड़ वगैरह ढूंढनी पड़ती है जो कि खाना खाने के लायक हो। अगर आप रात को कहीं पे रुकना चाहते हैं, अगर आपको शेल्टर बनाना है, तो उसका हम कुकरी का इस्तेमाल करते हुए जो पेड़ की टहनियां है वो काट के हमारा नाइट शेल्टर बना सकते हैं। सितंबर 2010 की बात है। एक रिटायर्ड गुरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठा विष्णु ने ये देखा
तो उसका सोल्जरली स्पिरिट फिर जागृत हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं एक सोल्जर हूं, मेरे सामने मेरे एक देश की लड़की की जो इज्जत है, इसके ऊपर कोई घाला कैसे डाल सकता है। विष्णु ने अपनी खुखरी निकाली और ताबड़तोड़ चलाना शुरू कर दिया। वैसे तो विष्णु फौज से रिटायर हो चुके थे, लेकिन एक गोरखा सोल्जर की तरह वो अपनी खुखरी हमेशा अपने साथ रखा करते थे। 3 डकैतों पर खुखरी चलते ही वो गिर गए और डकैतों के पास तो बंदूकें थी। उन्होंने विष्णु पर गोली दागनी शुरू कर दी। लेकिन डाकुओं की संख्या ज्यादा थी, तो उसने डाकुओं ने उनको ओवरपावर करने की कोशिश की। उसकी कुकरी उससे छीन ली और उसी कुकरी के साथ उसके ऊपर मारा गया, जिससे उसका बहुत ही खून जाने लगा। लेकिन तब तक वो ट्रेन आगे पहुंच रही थी, तो बाकी के डाकू वहां से भाग के चले गए। तो एक सोल्जर अगर देशभक्त है, अगर ब्रेव है, तो कैसे काम कर सकता है, ये नजर आ गया। बल्कि उस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स थे, लेकिन किसके अंदर भी ये लड़ने की हिम्मत नहीं थी। एक अकेले फौजी की हिम्मत ने डकैतों के सशस्त्र गिरोह को भागने पर मजबूर कर दिया। 6 डकैतों को पुलिस ने दबोच लिया। विष्णु श्रेष्ठा को अपनी इस बहादुरी के लिए सेना मेडल से पुरस्कृत किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन वीर जवानों को केवल खुखरी चलानी आती है, बंदूक पर भी इनके हाथ उतनी ही सफाई से चलते हैं। जब असली परिस्थितियों में मुकाबला होता है दुश्मन से, तब आप किसी फायरिंग रेंज पर बैठकर गोलियां नहीं चला रहे होते हैं। वहां पर जंगल भी होता है, जैसा यहां पर है, चट्टानें होती हैं, नाले होते हैं, नदियां होती हैं, और आपको पता नहीं होता कि कहां किस चीज की आड़ लेकर आप पर निशाना साधा जा रहा हो। दरअसल जो गोरखा योद्धा हैं, वो युद्ध की स्थिति के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किए जाते हैं और काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए भी उन्हें परफेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है। और उसी क्रम में अहम है ये फायर एंड मूव। दुश्मन का हमें बंकर दिखता है तो किस तरीके से दुश्मन को बर्बाद करना है। 1 लेग ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक ने आड़ पकड़नी है, एक ने फायर करना है। इसी ड्रिल को हम लोगों ने यहाँ दिखाया है और किस तरह से लास्ट स्टेज ऑफ द बैटल में ग्रेनेड लॉब करके दुश्मन को कैसे बर्बाद करना है, हमने यहाँ दर्शाने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हुए फायरिंग करना आसान नहीं होता और अर्जुन की परंपरा वाले देश में सेना के जवानों की निशानेबाजी दुनिया में सबको आकर्षित करती है। – 2017 में अमेरिकी फौज के साथ सियाटल में हुए संयुक्त युद्धाभ्यास में गोरखा राइफल्स की ही एक टुकड़ी शामिल हुई। वहां जब निशानेबाजी का अभ्यास चला तो अमेरिकी अफसर भारतीय सैनिकों के निशाने से हैरान रह गए। जवान संजय ने 40 में 40 का निशाना साधा। उस अमेरिकी यूनिट के इतिहास में ऐसा पहले किसी ने कभी किया ही नहीं था। Outstanding shooting in your marksmanship. Thank you very much. हथियार हाथ में हो तो सटीक, निहत्थे हो तो भी दुश्मन का काम। ऐसे होते हैं भारतीय फौज के गोरखा सैनिक। लेकिन देखने में बिल्कुल मासूम इन गोरखाओं की एक और ट्रेनिंग होती है, जो दरअसल भारतीय फौज की बाकी टुकड़ियों में भी देखने को मिलती है। इन्हें गुस्सा दिलाना और उसी क्रम में संयम भी सिखाना। ये मुक्केबाजी का मुकाबला प्रशिक्षित बॉक्सर्स के बीच नहीं लड़ा जा रहा। हाँ, आपको देखकर ये एहसास हो रहा होगा कि ये ट्रेंड है, लेकिन नए रंगरूटों को बॉक्सिंग रिंग में ग्लव्स पहनकर उतारा जाता है ताकि मुंह पर पड़ा मुक्का इनके आत्मसम्मान को झकझोर दे।
इनके गुस्से को जगा दे। बल किसी भी डर को ख़त्म करने के लिए एक पहल का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक रिक्रूट की ज़िंदगी में इस प्रकार के मौके देने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रकार की नोविसेस बॉक्सिंग कराते हैं। इस नोविसेस बॉक्सिंग का मेन मकसद ये है कि मेंटली वो स्ट्रांग हो, फिज़िकली उसको अपनी काबिलियत के बारे में पता चले, साथ ही जो डर जो आप बोल रहे हैं वो डर ख़त्म हो। क्योंकि हाथ किसी के ऊपर उठाना उसके लिए बहुत दिल चाहिए। कई लोगों को इस प्रकार का मौका अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे उस डर को ख़त्म किया जाता है, उस प्रकार की एक ऑफेंसिव स्पिरिट को इसके अंदर पैदा किया जाता है। हालांकि भारतीय सैन्य परंपरा में खेलों का भी बहुत महत्व होता है और सेना के कई अफसर और जवान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम पदकों के साथ ऊंचा करते आए। लेकिन मुक्केबाजी का ये मुकाबला रण क्षेत्र की ओर इन रणनीतियों का पहला कदम है। भारतीय सेना में ऐसे ही सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली ट्रेनिंग तकनीक का शानदार इस्तेमाल होता है। इसे 1964 में सैम बहादुर ने यहां पर बोया था। बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर सभी के लिए। सैम बहादुर यानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। दरअसल बहुत दिलचस्प कहानी है कि किस तरीके से गुरखा रेजिमेंट में शामिल होने के बाद उनका नाम सैम बहादुर पड़ा था। हिंदुस्तान के सबसे महान सैनिक, भारतीय सेना के सबसे लोकप्रिय जनरल सैम बहादुर यानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन हुआ करते थे और दूसरे विश्व युद्ध में अपनी बहादुरी खूब दिखाई थी। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, सैम मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए और वहीं उन्हें मिला उनका नया नाम। I met a Gorkha sentry. I looked at him and I said, asked him, "Tera naam kya hai?" And he said, "Harka Bahadur Guru." And I looked at him, "Mera naam kya hai?" And he thought and he said, "Sam Bahadur." I became Sam Bahadur. यूं तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ समूचे हिंदुस्तान के नायक हैं, लेकिन गुरखा सोल्जर्स उनकी कही हर एक बात को प्रेरणा के तौर पर याद रखते हैं। जिस तरह से नाम कमाया वो एक मिसाल बन के रह गया। ये बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है कि जिनको सैनिक पूरा आदर दे। और सैम मानेकशॉ ही क्यों? मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग सब गुरखा रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। जनरल बिपिन रावत 11वीं गुरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन हुए थे। जब मैंने सेना अध्यक्ष का भार संभाला था तो उस वक्त मैंने कहा था मेरा सर्वश्रेष्ठ जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि सेना का जो नाम है, सेना का जो मनोबल है वो एकदम उच्च स्तर पर रहे और मेरे ख्याल में हम इसे काबिल करने में हासिल हुए हैं। गुरखाओं की खास पहचान होती है उनके सिर पर टिकी तिरछी टोपी, जो बीतते सालों के बावजूद उसी रौनक, उसी धमक के साथ वीरों के सरों पर सजती है। हाँ, उसे पहनने का तरीका अलग अलग रेजिमेंट्स का अलग अलग होता है। लेकिन बारीक फर्क के साथ भी हर गुरखा जवान और अफसर उस सर्वोच्च परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है जहां देश ही होता है सबसे पहले। देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाले योद्धाओं से हम जिंदगी में कितना कुछ सीख सकते हैं। फिर ऐसी ही कहानी लेकर लौटेंगे, तब तक के लिए
वंदे मातरम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।